वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग अच्छे हो ना। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो कल की क्लास हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसका पहला पार्ट हो गया था। तो उसमें मैंने आपको पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया था, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हमने स्टडी की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण के बारे में बताया था, और बताया था कि रासायनिक समीकरणों को स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से लिखा जाता है। और उसके बाद हमने पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, और रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार जो आपकी बुक में दे रखे हैं उनके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी के 30 तत्वों के बारे में, जो हम रोजाना का काम करते हैं। आपको क्या करना है, हर बार की तरह ही मेरे साथ रिवाइज करते जाना है, और आपको अपनी नोटबुक में यानी कि रफ में नोट करते जाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है, 6 है। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, तथा उत्प्रेरक को इंग्लिश में कहा जाता है कैटलिस्ट, ठीक है। हम तत्व देखते हैं आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के, ओके। तो परमाणु क्रमांक 1 आता है हाइड्रोजन का, मेरे साथ रिवाइज करते रहिए। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 10वें नंबर पर नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, और 13वें नंबर पर एल्यूमिनियम, 14वें नंबर पर सिलिकॉन, और 15वें नंबर पर आता है फास्फोरस, 16वें नंबर पर आता है सल्फर, क्लोरीन, 18वें नंबर पर आर्गन, 19वें नंबर पर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, 23वें नंबर पर वेनेडियम, और 24वें नंबर पर आता है क्रोमियम। फिर आता है मैग्नीज 25वें नंबर पर, और 26वें नंबर पर आता है आयरन यानी कि Fe, 27वें नंबर पर कोबाल्ट, 28 में जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है निकेल का, 29 परमाणु क्रमांक कॉपर का होता है, और 30 परमाणु क्रमांक होता है जिंक का, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और कॉपर और जिंक। ये कितने हो गए, 1 से 30 तक के आवर्त सारणी के जो एलिमेंट दे रखे हैं, तत्व दे रखे हैं, वो हो गए, ठीक है। तो आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, है ही लाई बैब के नॉफ, ठीक है, नी को अलग कीजिए, नामागल, सिप्सकल, ओके, आर्गन को अलग कीजिए। आगे आता है ककस्टिव, किरमन, फिकोनी, यहां पर लिख देंगे कजन, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, अपने कोई भी ट्रिक बना सकते हो आप, ओके। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीज का 25 हो गया, नियोन का 10 हो गया, ओके, लिथियम का 3 हो गया, ऐसे देख लीजिए, क्लोरीन का 17 हो गया, निकेल का 28 हो गया, ठीक है, जिंक का 30 हो गया। ये आपको डायरेक्ट ही याद रखने हैं, ओके। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं जो अपने चैप्टर का मेन टॉपिक है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं, इसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शंस, ओके। आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, तो जब कोई पदार्थ होता है, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, मैंने रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस तो आपको बता ही दिए, रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उस पदार्थ के रासायनिक गुण एवं संगठन में
परिवर्तन आ जाता है, संगठन में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो रासायनिक संगठन में आया हुआ यही परिवर्तन कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि क्या हुआ कि पदार्थ में आया हुआ रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन से क्या होता है कि पदार्थ का एक नए अणु में बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो पदार्थ होता है, पदार्थ वो एक नए अणु का निर्माण करता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के कारण उस पदार्थ के रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि पदार्थ में आया हुआ रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इससे पदार्थ होता है वो एक नए पदार्थ में यानी कि नए अणु में चेंज हो जाता है, यानी कि उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि मैग्नीशियम का फीता। ठीक है, मैग्नीशियम का फीता ले लेते हैं। जब मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो निर्माण होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है एक ठोस श्वेत कलर का, सफेद रंग का, व्हाइट कलर का क्या होता है, चूर्ण होता है। ठीक है, तो ये क्या हुई, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई कि मैग्नीशियम के फीते को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला पदार्थ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ठोस होता है और श्वेत चूर्ण होता है। ओके, तो ये क्या हुई, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, और रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में व्यक्त करना, शॉर्ट रूप में लिखना ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो इसका रासायनिक समीकरण क्या बनेगा, मैग्नीशियम का फीता तो Mg लिख देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की क्रिया करा दी तो O2 लिख दिया, और आगे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO बन गया। तो आपको ये याद रखना है कि जो अभिकारक, ये क्या हो गए, मैंने बताया था आपको, अभिकारक यानी कि क्रियाकारक, रिएक्टेंट होते हैं। तो तीर के निशान के बाईं तरफ उससे पहले जो लिखे हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक या फिर रिएक्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक या फिर क्रियाकारक कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हुए, अभिकारक हो गए। तीर के निशान के बाद बनते हैं उत्पाद, क्या बनते हैं, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए। तो मैग्नीशियम होता है और ऑक्सीजन, तो अभिकारक और उत्पादों के जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों के परमाणु की संख्या होती है वो दोनों सार समान होनी चाहिए। यानी कि ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु दे रखे हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु बनने चाहिए उत्पाद के समय पे। ठीक है, यदि मैग्नीशियम का यहाँ पर 1 परमाणु दे रखा है तो यहाँ पर भी 1 ही परमाणु होना चाहिए। तो जब हम ऑक्सीजन का 2 परमाणु करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2MgO लिख देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 परमाणु यहाँ पर हमने बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु तो हो गए, तो मैग्नीशियम का 2 परमाणु बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन बन जाती है, ये रासायनिक समीकरण बन जाती है जो पूरी तरह से संतुलित होती है। तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि अभिकारक और उत्पाद इन दोनों के द्रव्यमान होते हैं वो टोटल कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि जो द्रव्यमान सभी अभिकारकों का मिलकर बनता है वही द्रव्यमान सभी उत्पादों का भी होना चाहिए। ओके, क्योंकि कोई भी रासायनिक समीकरण होती है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होती है, यानी कि मास कंजर्वेशन लॉ पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं जो आपकी बुक में दे रखा है। ओके, तो मैं एक बार ये रफ कर देता हूं और उसके बाद हम फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूं, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल तो हमने देख लिया था कि मैग्नीशियम का हमने जो फीता था वो जलाया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसको संतुलित करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था और यहाँ पर भी मैंने 2 लिख दिया था। इस तरह से ये संतुलित
समीकरण बन गई थी। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से समीकरण बनाने के लिए मैग्नीशियम क्या होता है, ये भी सॉलिड होता है तो यहाँ पर S लिखेंगे। ओके, और जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, गैस होता है तो यहाँ पर G लिखेंगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो भी एक सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, S लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से ये पूरी तरह से रासायनिक समीकरण है वो संतुलित है और सही तरह से लिखी गई है। तो हम एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं समझने के लिए। इसमें मैंने आपको परमाणु को लेकर समझा दिया है कि दोनों साइड के जो परमाणु होते हैं, यानी कि जो अभिकारक में मैग्नीशियम के परमाणु और उत्पाद में मैग्नीशियम के परमाणु बराबर होने चाहिए। इसी तरह से अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु और उत्पाद में बनने वाले ऑक्सीजन के परमाणु हैं वो भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तब जाके कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कंप्लीट हो पाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कोयला होता है, इस कोयला का हमने दहन करवाना है। ठीक है, कोयला को जलाना है, तो कोयले के जो दहन होता है वो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और इससे जो बनने वाला जो यौगिक होता है, इससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ओके, तो क्या होता है कि कोयले का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाने पर निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये क्या हो गई, ये दोनों हो गए अभिकारक। क्या हो गए, दोनों अभिकारक हो गए। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हो गई उत्पाद। क्या हो गए, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, तो इन अभिकारक और इन उत्पादों के जब हम गुणों के बारे में देखते हैं, तो कोयले के दहन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो इन अभिकारकों से पूरी तरह से रासायनिक गुणों में भी भिन्न होती है, और इसके साथ साथ जो इसका रासायनिक संगठन होता है उसमें भी ये पूरी तरह से भिन्न होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये क्या हो गई, एक अभिक्रिया हो गई। इसका हम रासायनिक समीकरण कैसे बनाएंगे। कोयला जो पाया जाता है वो कार्बन के रूप में पाया जाता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया C। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है और उत्पाद जो निर्माण होता है वो बनती है CO2। क्या बनती है, CO2। तो आप ये देख लीजिए, कार्बन होता है वो ठोस के रूप में होता है और ऑक्सीजन वो गैस होती है और CO2 भी क्या है, एक गैस है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये देखना है कि क्या यह अभिक्रिया है, क्या यह समीकरण है, ये पूरी तरह से संतुलित है। तो आपको सबसे पहले जाना है उत्पाद की तरफ, यानी कि प्रोडक्ट को देखिए आप। हमने देखते हैं सबसे पहले हम ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कार्बन का 1 परमाणु है। इधर भी देखते हैं हम अभिकारक की तरफ कि कार्बन का 1 परमाणु है। यानी कि परमाणुओं की दृष्टि से देखा जाए तो ये अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित है। यानी कि अभिकारक के जितने परमाणु दे रखे हैं अलग अलग तत्वों के, उतने ही परमाणु दे रखे हैं इस यौगिक में जो उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कि द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि मास के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो मास के अकॉर्डिंग देखने के लिए हमें इनका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अणुभार पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अणुभार पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, जो कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो आप जस्ट डबल कर लीजिए, कार्बन का जो अणुभार होता है वो होता है 12। कितना होता है, 12। ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसका जो अणुभार होता है वो होता है 16। कितने होता है, 16 होता है। ठीक है, अब यहां पर चली जाइए, मैंने क्या बताया था कि कार्बन का जो अणुभार होता है वो 12 होता है, 12 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 16 हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु दे रखे हैं, 2 परमाणु दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। चले इनको कैलकुलेट करते हैं दोनों को। 16 और 2 18, और 18 10 कितने होते हैं, 28। ओके, इसी तरह से यहां पर आप देख लीजिए, 16 दूनी 32 और ये 12, तो यहां पर बन जाते हैं 44 टोटल। अच्छा, मैंने यहां पर छोटी सी गलती ये कर दी है कि मैंने यहां पर 16 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसमें 2 परमाणु दे रखे हैं और एक परमाणु का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 16। तो 2 का कितना होगा, 32 होगा। तो इसमें आप यहाँ पर कितना जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया, 16 जोड़ लीजिए, यहाँ पर ये बन जाएगा 44। कितने हो गए, 44। यानी कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक, ठीक है, उनका द्रव्यमान और जो उत्पाद उनका, इन दोनों का आपस में टोटल द्रव्यमान, यानी कि सभी अभिकारकों का जो द्रव्यमान बनता है उतना ही द्रव्यमान बनना चाहिए सभी उत्पादों के। ठीक है, तब जाके एक रासायनिक अभिक्रिया होती है वो सही तरह से कंप्लीट होगी और रासायनिक जो समीकरण बनता है वो पूरी तरह से संतुष्ट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिया कि 12 ग्राम कार्बन को
ये जब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, यानी कि 12 ग्राम कार्बन को जब 32 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होती है, ठीक है, क्योंकि मास की जो यूनिट हम लेंगे कितनी लेंगे, ग्राम में लेंगे। कैसी लेंगे, ग्राम में लेंगे। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी। इन रासायनिक अभिक्रियाओं में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करके बता दिए। आपको ये याद रखना है कि परमाणु के आधार पर देखा जाए तो अभिकारक और उत्पादों के अलग अलग जो परमाणु होते हैं वो, यानी कि अभिकारकों के परमाणु और उतने ही परमाणु होने चाहिए उत्पादों में पाए जाने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से द्रव्यमान भी होना चाहिए। जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना द्रव्यमान ही उत्पादों का होना चाहिए। और क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में, जब एक पदार्थ से जब दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है तो आपस में नए बंध बनते हैं, यानी कि पहले पुराने बंध आपस में टूट जाते हैं। उनके बीच में जो बॉन्डेशन होती है, पदार्थों के बीच में जो आपस में बॉन्डिंग होती है वो टूट जाती है और नए बॉन्ड का निर्माण होता है, यानी कि नए बंधों का निर्माण होता है। इस आधार पर हम ये देखते हैं कि जो अभिकारक होते हैं, इन अभिकारकों के आपस में संयोग करने, ठीक है, अभिक्रिया की गति होने, नए बंधों के निर्माण होने एवं अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर या फिर अभिकारक की प्रकृति के आधार पर अभिक्रियाओं को कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जो पहला टाइप है जो पढ़ने वाले हैं वो है संयुग्मन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया। इसको एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं ये रफ कर देता हूं, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि संयुग्मन अभिक्रिया क्या होती है। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में जो सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया इसको कहा जाता है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि एडिशन यानी कि कुछ जोड़ा जाता है, ठीक है, और संयुग्मन मतलब कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा यानी कि योग किया जाएगा, ठीक है। तो जो संयुग्मन अभिक्रिया होती हैं इनमें होता क्या है, इनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट संयोग करते हैं एवं एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए कि ये अभिकारकों से बनते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो अभिकारक कितने लेने हैं हमको, 2 या 2 से अधिक लेने हैं। तो 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। ए अभिकारक और बी अभिकारक ये दोनों मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं सी टाइप का, ठीक है। यानी कि ये दोनों का क्या होता है, योग होता है और योग के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। इसी कारण जो संयुग्मन अभिक्रिया होती है इसको योगशील या फिर योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, अभिकारकों के योग से एक उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी आपको मैंने 2 एग्जाम्पल जो कराए हैं, एक तो कार्बन का दहन यानी कि कोयले का दहन और दूसरा मैग्नीशियम के फीते का दहन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नीशियम के फीते का दहन। तो मैग्नीशियम का फीता किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको संतुलित करने के लिए मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, मैग्नीशियम यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। ये क्या होता है, सॉलिड, ऑक्सीजन होता है गैस और जो NGO बनता है ये भी क्या है, श्वेत ठोस चूर्ण होता है। तो ये क्या हो गया, सॉलिड, ये भी क्या होता है, सॉलिड। एक एग्जाम्पल हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी जो कार्बन वाला मैंने बताया था यानी कि कोयले का दहन करना है, तो कोयला क्या होता है, C यानी कार्बन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है और बनता है CO2। क्या बनती है, CO2 बनती है। तो कार्बन क्या होता है, ठोस होता है तो सॉलिड लिख दिया, S लिख दिया। ऑक्सीजन गैस होती है तो G लिख दिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, गैस होती है तो G लिख दिया। ओके, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो निर्माण होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये क्या है, ये 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसी कारण इसे योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। किसको, संयुग्मन अभिक्रिया। इसमें एडिशन हो रहा है यानी कि ये 2
अभिकारक हैं वो क्या कर रहे हैं, जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसमें तीसरा उदाहरण जो आपकी बुक में दे रखा है कि जो एथीन है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि हाइड्रोजन यानी कि H2 जो गैस है इसका संयोग, यानी कि इससे अभिक्रिया करवानी है और ये हाइड्रोजन गैस होती है वो पदार्थ के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, तो एथीन देख लेते हैं कि एथीन क्या होता है। तो अभी जब हम नोमेनकल्चर पढ़ेंगे इन एल्केन का और एल्काइन का, मैं आपको ये आगे समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा बता देता हूं। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, यानी कि कार्बन और कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन होंगे। ठीक है, क्या होगा C2। ओके, तो मैथ का मतलब होता है 1 कार्बन, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, प्रॉप का मतलब होता है 3 कार्बन और ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। ठीक है, आगे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो यहां पर क्या लिख रहा है, एथ का मतलब 2 कार्बन हो गया और इन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन भी आएगा, क्योंकि एथीन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इनका मतलब हो गया जो हाइड्रोजन है वो कितना आना चाहिए कि 2 दूनी 4, क्या आना चाहिए, C2H4। तो ये जो इसका जो फॉर्मूला बनता है एथीन का, ये बनता है C2H4। कितना बनता है, C2H4 बनता है एथीन का फॉर्मूला। ठीक है, और C2H4 में जब क्रिया करवाई जाती है H2 गैस के साथ तो निर्माण होता है एथेन का। किसका निर्माण होता है, एथेन का। किसका निर्माण होता है, एथेन का निर्माण होता है। तो एथेन होता है, ये होता है क्योंकि C2, तो C2 तो यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि कार्बन कितने, 2 हैं, क्योंकि एथ है उसमें कार्बन कितने होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब एथेन मैंने एन वाला लिखना है तो 2 दूनी 4 प्लस 2 मतलब 6, तो कितना हो गया, C2H6। तो C2H6 होता है, ये एथेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो अब इसको थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि अपने क्या किया। तो C2H4 इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, 1 कार्बन और ये दूसरा कार्बन। ठीक है, CH2 और यहाँ पर भी H2। मैंने आपको बताया था एक कार्बन होता है वो अपनी 4 संयोजकता रखता है, यानी कि उसके पास 4 बंध बनने चाहिए। तो एक कार्बन के 1 बंध ये बन गया। ठीक है, 1 बंध ये बन गया। ओके, और 1 बंध इस H के साथ बन गया। तो 1 बंध बचता है तो उसके बीच में यहाँ पर हम लगा देंगे 2 बॉन्ड। क्या लगा देंगे, 2 बॉन्ड, क्योंकि ये क्या है, एथीन। तो एथीन होता है उसमें डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, इसी तरह से 2 कार्बन, 2 बंध यहाँ पर बन गए, 1 बंध यहाँ पर बन गया और 1 बंध इस हाइड्रोजन के साथ बन गया, तो 4 बॉन्ड बन जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 क्या होता है, एथीन का फॉर्मूला होता है। इसकी क्रिया जब H2 के साथ करवाई जाती है तो बन जाता है यहाँ पर ऐसे ही बन जाएगा CC और CH3 और CH3। ठीक है, टोटल आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, C2 और H6, और यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देख लीजिए C2 और H4। ये क्या होता है, एथीन, और ये होता है एथेन। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि एथेन और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, यानी कि एथेन का निर्माण करता है। तो ये भी क्या है, एक संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं अभिक्रिया का, वो है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया, जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। ओके, तो ये रफ करते हैं, अपन उसके बारे में देखते हैं। अब दूसरा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, आपस में जगह परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है, इस पदार्थ का परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह, परमाणु का समूह, पदार्थ यहां पर क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। तो जब एक अभिकारक के परमाणु व परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, या कि डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
यानी कि मैंने क्या बताया कि कोई पदार्थ होता है, उस पदार्थ में अभिकारक होते हैं और अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अभिकारक के जो परमाणु होते हैं या फिर परमाणु का समूह, तो किसी एक अभिकारक के परमाणु और परमाणुओं के समूह का जब दूसरे अभिकारक के परमाणु और परमाणु के समूह के द्वारा उनका विस्थापन कर दिया जाता है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ लीजिए, एग्जाम्पल बताता हूं आपको कि ए और बी ये क्या, एक अभिकारक हो गया पहला वाला अभिकारक। दूसरा अभिकारक मैं ले लेता हूं सी टाइप का। कौन सा टाइप का? सी टाइप का एक अभिकारक ले लेता हूं, ये दूसरा वाला अभिकारक हो गया। ठीक है, तो कितने अभिकारक हो गए? 2 अभिकारक हो गए। ठीक है, तो पहले अभिकारक में क्या है, 2 परमाणु दे रखे, कितने दे रखे? 2 दे रखे। चलिए आगे बढ़ते हैं और निर्माण करते हैं किसका? उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो हमने क्या देखा डेफिनेशन में कि जब एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह का दूसरे अभिकारक के द्वारा उसके परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन। तो कैसे करेंगे? यहां पर जो सी है, ठीक है, तो इस सी के द्वारा इस बी को क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि इसको यहां से हटा दिया जाता है। क्या करेगा? ये किक मार देगा, इसमें किक मार देगा, इसको यहां से हटा देगा और इसकी जगह पर खुद आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो उत्पाद बनते हैं ए और सी प्रकार का। ठीक है, और बी होता है वो बाहर निकल के चुपचाप बैठ जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, ये तो क्या बताया मैंने आपको, ए बी करके समझा दिया है। और इसका जो रियली वाली हम रिएक्शन देखते हैं, कोई एक अभिक्रिया देखते हैं, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 और इसमें 5H2O यानी कि 5 अणु होते हैं, वो क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, यानी कि इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है नीला थोथा। कौन सा थोथा? नीला थोथा। ठीक है, तो जब इस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक के टुकड़े डाल दिए जाते हैं, किसके टुकड़े? जिंक यानी कि जस्ते के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। किसके टुकड़े? जस्ते के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। तो इस कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन कैसा होता है? क्योंकि इसको नीला थोथा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जलीय विलयन नीले कलर का होता है। तो होता क्या है, जिंक के टुकड़े डालने पर यह नीला रंग होता है कॉपर सल्फेट का, यह धीरे धीरे गायब होने लगता है और जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। हमने क्या लिखा? कॉपर सल्फेट, इसमें क्या डाल दिया? जिंक डाल दिया। निर्माण क्या होता है? क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया है तो इसमें क्या होगा? Cu प्लस SO4 माइनस 2। ठीक है, Zn प्लस 2 होगा यहाँ पर। तो क्या करेगा, जो Zn होता है इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है और इसकी जगह पर आके खुद बैठ जाता है। तो निर्माण होता है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और जो कॉपर होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि कॉपर होता है वो इस विलयन में अपक्षेपित हो जाता है। ठीक है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? हमें कॉपर प्राप्त होता है। तो आपको यह देखना है कि भाई Zn ने इस कॉपर को ही विस्थापित क्यों किया? क्योंकि Zn की जो क्रियाशीलता होती है, क्रियाशीलता यानी कि जिंक की जो क्रियाशीलता होती है वो इस कॉपर से कितनी होती है? ज्यादा होती है। यानी कि जो तत्व ज्यादा क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और उसकी जगह वो ले लेगा। ठीक है, अब हम ये कैसे सोच लें कि जो जिंक होता है उसकी क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है? तो ये बताता है हमें सक्रियता श्रेणी। ये जो हमें पता चलता है, ये पता चलता है सक्रियता श्रेणी के द्वारा। किसके द्वारा? सक्रियता श्रेणी के द्वारा। तो सक्रियता श्रेणी में यह बताया गया है कि कौन से तत्व होते हैं वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं और कौन से तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। तो जो तत्व ज्यादा क्रियाशील होते हैं वो कम क्रियाशील वाले तत्वों का विस्थापन कर देते हैं और उनको अपक्षेपित करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ये अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल देख के बता दिया है, जब कॉपर सल्फेट की क्रिया जब जिंक से होती है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर है वो निक्षेपित हो जाता है, यानी कि बाहर निकलता है। ठीक है, और कॉपर के रूप में वो बन जाता है। अब सक्रियता श्रेणी के बारे में आपको बता रहा था, तो ठीक है, मैं सक्रियता श्रेणी ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं तो ये यहाँ पे रफ कर देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि सक्रियता श्रेणी के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कौन से तत्व ज्यादा क्रियाशील हैं और कौन से तत्व कम क्रियाशील हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो सक्रियता श्रेणी होती है उस सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाले जो तत्व होते हैं वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं और नीचे की तरफ आने वाले जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, इस सक्रियता श्रेणी का जो मिड होता है वो हाइड्रोजन से लिया जाता है, हाइड्रोजन से
संबंधित करके, इसको रिलेट करके ही हम बाकी जो तत्व दे रखे हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर आने वाला तत्व होता है वो होता है पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम। दूसरा तत्व है वो होता है सोडियम। पोटेशियम पहला होता है, उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है जिंक, और जिंक के बाद आता है आयरन, और आयरन के बाद आता है लेड। क्या आता है? लेड आता है, Pb। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ जो तत्व होते हैं वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ज्यादा क्रियाशील, और ज्यादा क्रियाशील में सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होता है वो होता है पोटेशियम। उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो कम होती चली जाती है, इनकी क्रियाशीलता कम होती चली जाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन से नीचे आने वाले तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं बजाय इनके। तो कौन कौन से तत्व में जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं? कॉपर, मरकरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। ठीक है, तो कॉपर क्या होता है? तांबा, मरकरी को पारा कहा जाता है, सिल्वर यानी कि चांदी, और ये क्या होता है? एयू औरम, इसको कहा जाता है गोल्ड यानी कि सोना, ये होता है गोल्ड। औरम कहा जाता है, इसको अर्जेंटम कहा जाता है, ये होती है चांदी यानी कि सिल्वर। ठीक है, और Hg इसको मरकरी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि पारा। और कॉपर ये होता है तांबा, आपको पता ही है इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि क्रियाशीलता का क्रम है वो ऊपर से नीचे होगा, यानी कि जैसे ही सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्रियाशीलता होती है वो कम होती चली जाती है। हाइड्रोजन से ऊपर जाते हैं तो क्रियाशीलता बढ़ती चली जाती है, हाइड्रोजन से नीचे जाते हैं तो क्रियाशीलता कम होती चली जाती है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉपर सल्फेट और जिंक वाला, तो आप में देख लीजिए कि जिंक होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, और जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन से नीचे पाया जाता है तो इसकी क्रियाशीलता कम होती है। यानी कि जो जिंक होता है वो ज्यादा क्रियाशीलता हो रखता है, इसी कारण यह कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इसी कारण इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, तो अब देखते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया का जो तीसरा प्रकार है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं ये रफ कर देता हूं, अब हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो तीसरी जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो अभिकारक होते हैं, दो अभिकारक। तो अभिक्रिया के दो अभिकारक के परमाणु या फिर परमाणु समूह, ठीक है, तो इन दोनों अभिकारकों के परमाणु या फिर परमाणु समूह होते हैं वो आपस में ही विस्थापित हो जाते हैं, आपस में ही विस्थापित हो जाते हैं। तो क्या होता है? दो बार विस्थापन होता है। कितनी बार विस्थापन होता है? इसमें दो बार विस्थापन होता है, इसी कारण इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है? जो दोनों अभिकारक होते हैं वो दोनों अभिकारकों के जो परमाणु या फिर परमाणु समूह होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं और दो बार विस्थापन होता है, इसी कारण से द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसको समझ लीजिए आप, जैसे एक अभिकारक हो गया A और B प्रकार का, और दूसरा अभिकारक हो गया C और D प्रकार का। ये क्या हो गया? इसमें परमाणु हो गए A, B और C और D। ठीक है, इससे जो उत्पाद बनेगा ये क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है, और अभिकारकों से निर्माण होता है उत्पाद का। ठीक है, रिएक्टेंट से बनते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे, उत्पाद बनेंगे, वो बनते हैं, आप देख लीजिए यहां पर कि है A, D बन जाते हैं, और इसी तरह से बन जाते हैं C और D बन जाते हैं। ये बने कैसे? ये बनते हैं, जो D होता है वो D क्या करता है? इस B को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? यानी कि दूसरे अभिकारक का जो परमाणु होता है D, वो इस B को विस्थापित कर देता है और B उछल के पहुंच जाता है C के पास। किसके पास पहुंच जाता है? C के पास पहुंच जाता है। तो इस तरह से विस्थापन कितनी बार हुआ? दो बार विस्थापन होता है। एक बार तो D के द्वारा विस्थापन किया गया B का, और B पहुंच जाता है C के पास जो D की जगह ले लेता है। इस तरह से AD और CD दो उत्पाद बन जाते हैं। ठीक है, तो B है वो उछल के पहुंच जाता है C के पास। तो यहां पर मैंने क्या D गलत लिख दिया है। ठीक है, ये C और यहाँ पर B, इस तरह से ये इक्वेशन पूरी हो जाती है। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल कि जब कॉपर सल्फेट होता है, इसकी क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, NaOH के साथ करवाई जाती है,
तो कॉपर सल्फेट की क्रिया या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो निर्माण होता है किसका, यहाँ पर देख लीजिए जो OH आयन होते हैं, यानी कि यहाँ से बनेगा Na+ और यहाँ से बनेंगे OH-, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से Cu+2, यहाँ से SO4-2 बनते हैं। तो इस सल्फेट आयन के द्वारा इस हाइड्रोक्सिल आयन को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो इसमें विस्थापित करने के बाद होता क्या है, जो यहाँ से OH आयन होते हैं, यानी कि सल्फेट आयन के द्वारा इस हाइड्रोक्सिल आयन को विस्थापित कर दिया जाता है और ये हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वो उछल कर पहुंच जाते हैं कॉपर के पास। किसके पास पहुंच जाते हैं, कॉपर के पास। और इस Na के साथ में जो सल्फेट आयन होते हैं वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो ये कैसे बनती है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बन जाता है Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट बन जाता है। इसके साथ में बन जाता है यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो आप देख लीजिए क्या ये अभिक्रिया संतुलित है। यहाँ पर क्या देखना है हम लोग, कोई Na के कितने हैं, 2 परमाणु दे रखे हैं। तो क्या यहाँ पर Na के 2 परमाणु हैं, नहीं है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। कॉपर कितना है, यहाँ पर कॉपर 1 दे रखा है तो कॉपर यहाँ पर 1 है। SO4 यहाँ पर 1 है, SO4 यहाँ पर 1 है। OH है, ठीक है, वो कितने, 2, तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। तो देख लीजिए क्या 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है, वो संतुलित हो जाती है, ठीक है। ये हटा देता हूँ ताकि और थोड़ी क्लियरिटी रहे और आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर विस्थापन किस प्रकार से हुआ है ये भी आप मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से विस्थापन किस प्रकार हुआ है, विस्थापन होता है 2 बार विस्थापन होना चाहिए। तो कॉपर के साथ जो विस्थापन हो जाता है यहाँ पर, जब इस SO4 के द्वारा इस हाइड्रोक्सिल आयन को हटा दिया जाता है तो ये हाइड्रोक्सिल आयन होता है उछल के पहुंच जाता है इस कॉपर के पास। तो यहाँ से बन जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी प्रकार ये देख लीजिए, तब हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर आ गया तो बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इस प्रकार से। और आगे यहाँ पर जो SO4 होते हैं, सल्फेट आयन होते हैं, ये पहुंच जाते हैं सोडियम के पास, तो यहाँ पर बन जाता है सोडियम सल्फेट। और दूसरी अभिक्रिया देख लीजिए, एक दूसरी अभिक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट। तो AgNO3 जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट का। किसका, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। इसकी क्रिया जब करवाई जाती है पोटेशियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है क्रिया, तो यहां पर बनता है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड बनता है, और यहां पर बनता है KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। ये क्या हो गया, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड और ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। कैसे बनता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, जो NO3 होता है, क्या होता है, जो NO3 होता है वो इस Cl को रिप्लेस कर देता है और Cl पहुंच जाता है Ag के पास तो AgCl बन जाता है, और NO3 पहुंच जाता है K के पास तो बन जाता है KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। इस तरह से यहाँ पर 2 बार विस्थापन होता है, इसी कारण इस अभिक्रिया को 2 विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, ओके, तो अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का नेक्स्ट प्रकार कौन सा है, यानी कि नेक्स्ट टाइप कौन सा है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप कौन सा है रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक है। तो वो है अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। ओके, ये मैं रब कर देता हूं, ठीक है। तीसरी है कि चौथी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अपघटनीय अभिक्रिया। तो चौथा जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वो है अपघटनीय अभिक्रियाएं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिसोसिएशन रिएक्शन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि अपघटन, ठीक है, अपघटनीय मतलब अपघटन। तो क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक, जब कोई एक अभिकारक ठीक है अपघटित होकर दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, इनके प्रोडक्ट बनाता है, उत्पादों का निर्माण करता है, तो वो अपक्रिया कहलाती है अपघटनीय अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जब कोई एक अभिकारक होता है, एक रिएक्टेंट होता है, वो अपने अणुओं में टूट जाता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा। यानी जो अभिकारक होगा वो एक बड़ा अणु होगा। कैसा अणु होगा, बड़ा अणु होगा, और ये इस बड़े अणु से बहुत सारे छोटे छोटे अणु बन जाएंगे, छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, अणु बन जाएंगे।
तो ये कैसे हुए, उत्पाद हो गए। तो उत्पाद कितने हुए, अधिक उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो अपघटनीय अभिक्रिया इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अभिकारक होता है वो टूट जाता है, यानी कि वो अपघटित हो जाता है बहुत सारे उत्पादों में, इसी कारण इसको अपघटनीय अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं, यानी कि हर एक रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, यानी कि इसमें बड़े अणुओं से छोटे छोटे अणुओं का निर्माण होता है। तो अभिकारक होता है वो बहुत सारे उत्पादों में बदल जाता है। ठीक है, तो जो अपघटनीय जो अभिक्रिया होती है यह विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से संभव हो पाती है, हीट ऊष्मा से संभव हो पाती है, ठीक है, और लाइट प्रकाश से संभव हो पाती है। इसी कारण इस अपघटनीय अभिक्रिया को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहली होती है विद्युत अपघटन, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। दूसरी होती है ऊष्मीय अपघटन, और तीसरा प्रकार है वो है प्रकाशीय अपघटन। विद्युत अपघटन में तो क्या होगा, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपघटित हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जल को ले लीजिए, H2O, ये क्या है, जल होता है। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये टूट जाता है, हाइड्रोजन बन जाती है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन बन जाती है। तो क्या होगा, एक अभिकारक होता है वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो इसी कारण इसको अपघटनीय अभिक्रिया कहा जाता है। तो यानी कि जो जल होता है वो हाइड्रोजन बनाएगा और ऑक्सीजन गैस निर्माण करेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 2 H है, ये 2 H हो गए, यहाँ पर कितने O2 कितने 2, तो संतुलित नहीं है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और ये 4 हो गए तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। इस प्रकार से ये संतुलित समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ऊष्मीय जो अपघटन होता है, इसमें क्या होगा, ऊष्मा के द्वारा अपघटन होना है। क्या होगा, ऊष्मा के द्वारा अपघटन होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आप देख लीजिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो लाइमस्टोन होता है, चूना होता है, यदि उसको गर्म किया जाता है, उसको गर्म किया जाए 473 केल्विन ताप पर, किस पर, 473 केल्विन ताप पर यदि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए तो निर्माण किसका होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, और इसके साथ साथ जो CO2 गैस है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये किसके कारण अपघटन हुआ, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर अपघटन होता है वो होता है हीट के कारण, यानी ताप के कारण, ठीक है। इस कारण इसे ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है। यहाँ पर आपको देख लीजिए क्या संतुलित है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 हो गया, अभी ऑक्सीजन हमारे पास कितने 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो 2 1 3 बन गए, लेकिन यहाँ पर जो है वो C कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर C कितनी है, 1 है। इस प्रकार से ये पूरी अभिक्रिया है वो संतुलित हो जाती है, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। तो कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, तो S लिखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये भी सॉलिड होता है, तो S लिखेंगे। CO2 होती है वो गैस होती है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, G लिखते हैं, ठीक है। अब जो प्रकाशीय अपघटन होता है इसका एग्जांपल देख लेते हैं। प्रकाशीय अपघटन में क्या होता है कि प्रकाश के द्वारा, यानी कि सूर्य से आने वाली रोशनी के द्वारा जो पदार्थ जो अपघटित हो जाते हैं, तो इसी अपघटन के कारण इनको कहा जाता है प्रकाशीय अपघटन कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस देता है, और इसके साथ साथ ये देता है ब्रोमीन गैस। कौन सी गैस, ब्रोमीन गैस देता है। कौन सी गैस, ब्रोमीन गैस देता है, Br2। तो ये H2 और Br2 में टूट जाएगा। तो ये अपघटन होता है किसके कारण होता है, ये अपघटन होता है प्रकाश के कारण होता है। किसके कारण, प्रकाश के कारण होता है। इसी अपघटन के कारण इसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो HBr होता है वो H2 और Br2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस 2 प्रकार की गैस देता है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए और ये अभिक्रिया है वो संतुलित हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि अपघटनीय अभिक्रिया होती क्या है। तो आज हमने कितनी अभिक्रिया पढ़ ली, आज हमने रासायनिक अभिक्रिया के 4 पार्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कल की क्लास में, जिसका नाम है मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं, ठीक है। तो मंद एवं तीव्र अभिक्रियाओं को हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो PDF है, ठीक है, इसके नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। आपको पता है कि नोट्स कैसे डाउनलोड करने होते हैं,
कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल के नीचे जो लिंक दी होती है ब्लू कलर की, उस पर आप क्लिक करोगे ड्राइव वाले लिंक पर, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ में आप बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे क्या होगा, आपको चैनल से रिलेटेड हर एक जो अपडेट नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिल जाती है और बेल आइकन में आपको ऑल प्रेस करना है। अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो भी अपनी स्टडी है वो भी कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, मिलते फिर कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर बैठ के अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।